हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय संविधान की श्रृंखला में लास्ट वीडियो में हमने भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की आत्मा कहे जाने वाले प्रस्तावना के संबंध में जिक्र किया था। प्रस्तावना के संबंध में हमने चर्चा की थी, जिसे प्रीएम्बल कहा जाता है, जिसे प्रीफेस कहकर भी पुकारा जाता है, और भारतीय संविधान की कुंजी, की टू कॉन्स्टिट्यूशन कहकर जिसे पुकारा जाता है, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। और जिसके बारे में हमने बताया था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग कहकर पुकारा गया, और जिस तरह से संविधान के अन्य हिस्सों में भारतीय विधायिका या भारत के संसद को संशोधन करने का अधिकार है, उसी तरह से प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वास्तव में क्या महत्व है, इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्नों की अगर मतलब जो है समय मिलेगा तो हम लोग जो है भारतीय संविधान के विभिन्न चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के इस क्लास में थोड़ा और कदम आगे बढ़ाएंगे और भारत के संविधान में कुल जितने 22 भाग है ना, उन 22 भागों के बारे में बात करेंगे। भारत के संविधान को दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान कहकर पुकारा जाता है और इसकी आलोचना भी की गई, लेकिन भारत की तरफ से जो भारत के विभिन्न जो लोग थे, जो महापुरुष थे, जिन्होंने संविधान सभा के सदस्यता के तौर पर जो है उन्होंने भारत के संविधान के लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनके बारे में जो है वो जो अपना दृष्टिकोण रखते हैं भारत के संविधान के संबंध में, भारत के संविधान की विशालता के संबंध में, वो सकारात्मक है। वो ये कहते हैं कि भारत के संविधान की विशालता के जेन्युइन कारण है, उसके जो है साइंटिफिक रीजन है, और जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो भारत के संविधान की जो परिवेश और जो परिस्थितियां लेखन की रही, और भारत जैसा विशाल जो आबादी है, और सबसे बड़ी बात कि यहां पर जो डाइवर्सिफिकेशन है कल्चर्स के क्षेत्र में, उसको समायोजित रूप से अपने संविधान में जगह देने से निश्चित रूप से संविधान का आकार जो है वो बढ़ना ही बढ़ना था। इसलिए इसके आकार का बढ़ना ही ये दिखाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना विशाल है और भारत की जनसंख्या कितनी विविधता है, और उसको सही तरीके से अगर संविधान में रिप्रेजेंटेशन देना है तो जाहिर सी बात है हर एक के बारे में प्रावधान करने की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए हमारे देश का संविधान जो है वो विशाल हो जाता है। ठीक है, हमारे देश का जब संविधान 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया गया, जब आत्मार्पित किया गया, अधिनियमित किया गया, तो उस समय हमारे देश के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग उसमें शामिल थे। भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और 22 भाग में सामान्य तौर पे सारे भाग के जो विषय हैं उन विषयों को समझना जरूरी अपने आप में हो सकता है, बट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल सीधे तौर पे आता है कि भारत का जैसे संविधान संशोधन के जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में शामिल है। अगर राजभाषा से संबंधित प्रावधान पूछा जाए कि वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, तो वो भाग 17 हो जाएगा। वो कौन सा ऐसा भाग है जिसमें आपातकालीन भारत की जो परिस्थितियां हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है, उन आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में चर्चा की गई है। भारतीय संविधान का वो कौन सा ऐसा भाग है जिसमें पंचायत के बारे में बात की गई है। भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात की गई है। तो इस तरह के सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं, और ये छोटा सा टॉपिक है तो अपने आप में 22 भाग यानी भारत के पूरे संविधान का एक प्रकार से उसमें समावेश है, लेकिन हम लोग केवल और केवल कि भाग 1 में क्या मिलता है, भाग 2 में क्या मिलता है, और उससे संबंधित जो सवाल आते हैं उन सवालों को हम लोग जो है ऐसे लेक्चर्स के दौरान ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के 22 भाग के बारे में। ठीक है, इस 22 भाग के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए भाग 22 जो है वो क्या है कि भारत के संविधान का
जो उसमें भाग है, भाग मतलब ये हो गया कि जस्ट लाइक जैसे हम क्या करते हैं कि जब हम अपने वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद की, तो हम लोग बात करते हैं कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10 मंडलों में क्या है कि उसको विभक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो 22 भाग है जस्ट लाइक वो ऋग्वेद का मंडल है, और जो जो वहां पर जो कह सकते हैं कि 1028 सूक्त है वो ऋग्वेद के अनुच्छेद, सॉरी भारत के संविधान का अनुच्छेद समझ लीजिए। और मंडल की जब बात की जाती है तो एक मंडल में कई जो है सूक्त होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझिए कि ऋग्वेद में जैसे 10 मंडल और 1028 सूक्त है, तो 1028 सूक्तों को मिलाकर ही जो है 10 मंडल बने, ठीक है ना। 1028 सूक्त में कुछ सूक्त जो है वो क्या है कि एक मंडल में, दूसरे मंडल में कुछ सूक्त उसमें डाले दिए गए, और इस तरह से 10 मंडलों में 1028 सूक्तों को विभक्त कर दिया गया। ठीक उसी तरह से ऋग्वेद में 22 भाग हैं, और इन 22 भागों में जो 395 अनुच्छेद है, उन 395 अनुच्छेदों को उसमें समाहित कर दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें भाग 2 की बात करें तो उसमें 5 से 11 आर्टिकल को डाला गया। आर्टिकल नंबर 5 to 11 उसमें डाल दिया गया, जिसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इसी प्रकार अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है, भाग 3 में है। भाग 4 में 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व है, तो नीति निर्देशक तत्व उसमें शामिल कर दिया गया है। तो इस तरह से 22 भागों में 395 अनुच्छेद को उसमें शामिल कर दिया गया। उम्मीद करता हूं कि अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि 22 भाग में ही 395 अनुच्छेद उसी तरह से समाहित हैं जिस तरह से 10 मंडल में ऋग्वेद के 1028 सूक्त शामिल कर दिए गए। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गई बात है ना। अब हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके जो 22 भाग है ना, इस 22 भाग में कौन कौन से भाग में क्या क्या मिलता है, ठीक है, कौन कौन से भाग में। और ये समझ लीजिए कि भाग 1 हो या अनुसूची 1 हो या अनुच्छेद 1 हो, सब में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। यूनियन और इट्स टेरिटरी की बात की गई है, यानी कि हमारा देश जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। तो यूनियन ऑफ स्टेट है तो भारत संघ के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, ठीक है, इस बात की चर्चा भाग 1 में किया गया। तो भाग 1 हो, अनुसूची 1 हो, अनुच्छेद 1 हो, उसमें भारत के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में उसमें जो है वो क्या है कि चर्चा मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से जो है भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार हो गया। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हो गया। भाग 4 का में जो है 51 का में उसमें जो है 10 मूल कर्तव्य, अब तो 11 मूल कर्तव्य हो गए, उसमें मूल कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। तो इसी तरह से भारतीय संविधान के जो 22 भाग हैं उसमें महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या विषय मिलता है और उसमें किस किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो हम 22 भागों का लिस्ट तो आपको दे देंगे, लेकिन मैं उसमें लिख दूंगा किसको किसको आपको याद करना ही करना है, और जिससे सवाल अक्सर जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए 22 भाग है। पहला भाग हो गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अभी हम केवल और केवल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी उसके अंदर जाने की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे बाद में हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे और फिर डिटेल में जाते जाएंगे। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र मिलता है, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि जो भारत का संघ, जो भारत यूनियन ऑफ स्टेट कहलाता है, तो ये भारत संघ, भारत के अंतर्गत उसके टेरिटरी के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं भाग 1 में। और भाग 2 में नागरिकता, ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, ठीक है, ये जो है वो नागरिकता संबंधी ये प्रावधान हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है भाग 2 में, ठीक है, उसमें नागरिकता सिटीजनशिप जो है, ये मतलब जैसे जब हम कहते हैं ना भारत का संविधान एक विशाल लिखित संविधान है, क्यों विशाल हो गया, ठीक है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा कि भारत के संविधान की जो विशालता है वो विशालता इसकी विशेषता है या फिर इसकी जो है इसकी कमियां,
ठीक है, ये हमें समझना है। ठीक है, इसके नकारात्मक विशेषता को दर्शाता है या इसकी सकारात्मक जो है सकारात्मकता को दर्शाएगा, ये हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे समझिए कि भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो प्रावधान 5 से आर्टिकल 5 से 11 में दिया गया है। और इसमें आप समझिए कि भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है और भारत की आज़ादी के समय जो भारत की नागरिकता को डिफाइन करने की जो प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, उसको अगर ध्यान में देखा जाए तो वास्तव में दुनिया में इस तरह की समस्याएं शायद ही किसी देश में होगी। ठीक है, भारत में क्या है कि भारत के जब विभाजन होने लगा तो भारत के बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान आ गए, ठीक है, पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू हिंदुस्तान आए, ठीक है, और वो जाने आने का सिलसिला कभी चले गए, कुछ दिन के बाद फिर से उनको लगा फिर अन्य देश में निवास करने वाले जो भारतीय थे उनको नागरिकता देनी थी, जो भारतीय मूल के अन्य देशों में जिनका जन्म हुआ उन लोगों को क्यों अगर नागरिकता चाहिए तो उनको जगह देने की जरूरत थी। तो कुल मिलाकर नागरिकता संबंधी जो प्रावधान थे वो प्रावधान निश्चित रूप से उसका विशद विश्लेषण जरूरी था और इस वजह से भी संविधान हमारा जाहिर सी बात है बड़ा हुआ। ठीक है, इसके बाद देखिए भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। फंडामेंटल राइट्स जो है यहाँ पर बड़ा एक तरह से समझ जाइए कि बड़े विवाद का विषय माना जाता है कि विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, किसी धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारी जो बातें 12 से 35 के बीच में हमारे देश के संविधान का जो भाग 3 है उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। और ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है बल्कि इसमें यह डिफाइन भी किया गया कि राज्य जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सी एंटिटी आती है जिसके खिलाफ जनता को फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है और उसका हनन जो है वो राज्य नहीं कर सकता है। ये सारी बातों का जिक्र भाग 3 में किया गया है और वो जो है 12 से 35 के बीच में। ठीक है ना, इसके बाद देखना है नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व। यहां पे ये समझना है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब ये हो गया कि राज्य जो है उसको जनता चुनकर भेजती है। ठीक है ना, जनता की कुछ अपेक्षाएं हैं, जनता के लिए सरकार को कुछ काम करने हैं। ठीक है, तो राज्य को इस भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के लिए एक दिशा निर्देश है, एक गाइडलाइंस है और उसमें यह कहा गया कि जब भी राज्य अपनी कोई पॉलिसी बनाएगा तो इसमें जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जो बातें हैं उन बातों को लागू करने की कोशिश करेगा। यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो नीति निदेशक तत्व है वह नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इनफोर्सेबल इन जो है कोर्ट्स नहीं है। ठीक है ना, यानी कि न्यायालय में वो इनफोर्सेबल नहीं है, वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फंडामेंटल राइट्स जो है जो कि न्यायालय में प्रवर्तनीय है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फंडामेंटल राइट का आपका अगर उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट जो है आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, और जो आपके मूलाधिकार का हनन कर रहा है उसको अगर दोषी पाती है तो कोर्ट क्या करेगी, उसको जो है वो सजा भी देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि वहां पर फंडामेंटल राइट्स जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है। लेकिन नीति निदेशक तत्वों में जैसे कहा गया समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्य जैसे आर्टिकल 44 में कॉमन सिविल कोड की बात की गई, ठीक है, आर्टिकल 40 में जो है पंचायत की बात की गई। तो अगर निःशुल्क जो है विधिक कह सकते हैं कि जो सहयोग है वो सहयोग की बात की गई, तो ये सब अगर राज्य प्रदान नहीं कर पाता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आप उसके खिलाफ जो है कह सकते हैं कि कोई न्यायालय में कोई कार्रवाई करने के लिए अपील नहीं कर सकते हैं। वो राज्य जो है वो क्या है कि वो अपनी मतलब जो है जो सामर्थ्य है, अपने संसाधन है, अपनी जो शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर जब भी वो राज्य के लिए कोई नीति बनाएगा तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच जो नीति निदेशक तत्व है उन नीति निदेशक तत्वों को वो लागू करने की कोशिश करेगा। तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व का मतलब है राज्य जब अपनी नीति बनाएगा तो उसको एक निर्देश देगा कि आप ये काम जो है वो क्या है कि अपनी पॉलिसी में शामिल करिए ताकि जनता का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके। तो सामाजिक आर्थिक न्याय जो प्रस्तावना में
हमारे देश की प्रस्तावना में जो कहा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो सामाजिक और आर्थिक न्याय की जहां तक बात है तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जो नीति निदेशक तत्व है, उस नीति निदेशक तत्व में यानी कि केवल प्रस्तावना में ही जिक्र नहीं किया गया बल्कि नीति निदेशक तत्व में उसका भी जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, ताकि राज्य जब पॉलिसी बनाए तो वो क्या करे कि ये प्रावधान लागू करने की कोशिश करे, अपने सामर्थ्य और अपनी जो कह सकते हैं जो फंड है, जो भी कह सकते हैं जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के हिसाब से वो जनता के कल्याणकारी कार्यों में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, नीति निदेशक तत्व हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद भाग 4 का मूल कर्तव्य, ये आर्टिकल 40 मतलब जो है कह सकते हैं कि 51 का भाग 4 के का में और अनुच्छेद 51 का में 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी सवाल आपसे ये पूछा जाए कि भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो भारत के मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। और क्यों नहीं थे, हमने आपको बताया था कि दुनिया में आप समझ जाइए कि जापान, अगर डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें तो हिंदुस्तान के अलावा जापान या जापान के बाद हिंदुस्तान ये दूसरा ऐसा देश है जहां पे फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है। अदरवाइज दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज, वहां पे कहीं पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात या तो कम्युनिस्ट कंट्री में की गई है और डेमोक्रेटिक कंट्री में या तो हिंदुस्तान या फिर जापान में, इसके अतिरिक्त कहीं और क्यों नहीं किया गया, अमेरिका और या अन्य यूरोपीय देशों में क्यों नहीं किया गया। तो वहां के संविधान निर्माता जो है वो यही सोचते थे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसको डिफाइन करो, मूल कर्तव्य क्या है, हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, ये जनता खुद समझ लेगी, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और वहां की जनता, वहां का सिविक सेंस तो चूंकि तगड़ा है, अच्छा है, तो वहां पर तो चलिए फंडा। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ, शुरुआत में यहां भी वैसा ही सोचा गया, लेकिन यहां की जनता ने उस तरह का सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसका मिसयूज किया। और इसी वजह से फिर बाद में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में आर्टिकल जो है, जो भाग 4 के का में आर्टिकल 51 का जोड़कर 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया और बाद में 11वां मूल कर्तव्य भी जो है वो क्या है कि उसमें जोड़ा गया। तो टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 11। ठीक है, तो ये जोड़ा गया। इसके बाद 5वां हो गया संघ क्षेत्र। अब देखिए, पहला हो गया पहले भाग में संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि वहां पर ये हो गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र का मतलब यूनियन और इट्स टेरिटरी। अब यहां पे देखना है संघ। अब हम लोग क्या है कि चूंकि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के मतलब जो है बहुत सिद्धांतों का पालन किया गया है, तो शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच में, तो संघ और राज्य के बीच में। तो संघ क्या है, फिर राज्य क्या होगा, फिर एक क्षेत्र होता है संघ राज्य क्षेत्र, जिसको यूनियन टेरिटरी कहा गया, जिसको संघ शासित प्रदेश कहा जाता है। तो सबके लिए अलग अलग भाग की रचना की गई। तो भाग 5 में संघ की बात की गई, द यूनियन की बात की गई। इसी में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, इसमें प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, इसमें संसद के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भाग 5 में द यूनियन यानी संघ के लिए जो व्यवस्था है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब इसमें जो है वो क्या है कि मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 6 में, भाग 6 में राज्य के बारे में, और राज्य में भी वैसे ही विधानमंडल हो गया, वहां के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, वहां के जो उच्च न्यायालय, उसके बारे में बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 7वां जो है उसको क्या है, निरसित कर दिया गया, चूंकि जब भारत में जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो है राज्यों का बंटवारा किया गया था 4 खंडों में, का, खा, गा, घा में। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये था, ये फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उसको रिपील्ड भी कर दिया गया, यानी 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको निरसित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद भाग 8 में आ जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज जो है इसमें संघ शासित क्षेत्र हो जाएगा। और आपको मालूम होगा कि पहले संघ शासित क्षेत्रों की संख्या जो है वो 7 थी, फिर जम्मू कश्मीर को जो है वो और लद्दाख, इसको 2 नए संघ शासित क्षेत्र बनने से संघ
शासित क्षेत्रों की संख्या, यूनियन टेरिटरी की संख्या 9 हो गई। लेकिन अब जो है दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव को मिला दिए जाने के बाद फिर 9 से घटकर फिर 8 हो गया। तो पहले 7 था, फिर 9 हो गया, फिर 9 से घटकर 8 हो गया। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश अब जो है हमारे देश में, हिंदुस्तान में विद्यमान है। तो संघ शासित जो क्षेत्र है उसका शासन कैसे चलता है, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, उससे रिलेटेड जो व्यवस्था है, उसकी बात की गई है किसमें? भाग 8 में। ठीक है, भाग 8 में किया गया है। इसके बाद देखिएगा भाग 9 में पंचायत। तो हम लोग जब भी क्या करते हैं, भाग 9 में जब हम लोग कहते हैं पंचायत नहीं करो, नो पंचायत, ठीक है, नो पंचायत, यानी पंचायत मत लगाओ, मजमन मत लगाओ। और आजकल कोरोना का कह सकते हैं कि माहौल भी है, तो पंचायत मतलब हो जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगा। तो नो पंचायत का मतलब याद रखिएगा कि 9 यानी 9 में पंचायत की बात की गई है। तो 9वें नंबर में, भाग 9 में जो है पंचायत की बात है। और 9 का में जो है ना का में नगर पालिका हो गया। ठीक है, पंचायत नगर पालिका। और ना के खा में सहकारी समिति। ठीक है, ना के खा में सहकारी समिति के बारे में बात की गई है। तो आपको याद होगा भाग 9 पंचायत। ठीक है, पंचायत हो गया। ना के का में जो है नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका के बारे में बात की गई। भाग ना के खा में जो है वो क्या हो जाएगा? सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है। इसके बाद देखिए भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। अगर आप जो है अनुसूची 5 में जो है यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात की गई है। तो अनुसूची की बात आएगी, अगर शेड्यूल्ड की बात आएगी तो वो 5वें में इसका जिक्र है। लेकिन अगर भाग की बात आएगी तो 5 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा? 10, यानी 2 गुना। 10वें भाग में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है। और 5वीं अनुसूची में, ठीक है, 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में। और 10वें भाग में यही जो है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र को यहां पर शामिल किया गया। ठीक है, तो 9 पंचायत हो गया, ना का हो गया, का ना। ठीक है, नगर पालिका हो गया, खस हो गया, अशोक ने नेपाल और खस की विजय की थी, तो ना का खा, इसके बाद सा, खस हो गया। ठीक है, और 9 पंचायत, यहाँ पे 9 हो जाएगा पंचायत, यानी कि 9 में जो है पंचायत की बात है। ठीक है, इसके बाद ना का में का, कन जो है कना, ठीक है, कन जो है, तो ना के का में नगर पालिका। और खस जो है नेपाल और खस की विजय की थी अशोक ने, तो ना के खा में सहकारी समिति या कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है। और जबकि भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अनुसूची 5 में जो है, ठीक है, ये अनुसूची है शेड्यूल्ड। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में, जबकि भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है। ठीक है, इसके बाद देखिए 11। अब 11 है, एक संघ है, एक राज्य है, दोनों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? संघ और राज्यों के बीच के संबंध एक यानी 11 में क्या हो जाएगा? संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात की गई है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात, एक संघ एक राज्य के बीच संबंध, एक संघ कई राज्य के बीच संबंध। तो 11 हो गया, वो हो गया संघ और राज्यों के बीच संबंध, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स हो गया। और 12 हो गया वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद हो गया। ठीक है, ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स हो गया। और ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, और 13 में क्या होगा? जब हम मिलते हैं ना तो आप पूछते हैं ना कि तेरा व्यापार कैसा चल रहा है। ठीक है ना, तो 13 जो है वो क्या है? 13 राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, 13 व्यापार कैसा चल रहा है। ठीक है ना, 13 व्यापार कैसा चल रहा है। तो राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम, ये सब बातें किसमें की गई है? भाग 13 में। तो 13 व्यापार, यानी कि भाग 13 में व्यापार वगैरह की बात की गई है। ठीक है, भाग 14 में हो गया, 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है,
14 में जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात की गई, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। इसी में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की बात जो है वो की गई है, ये याद रखिएगा भाग 14 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जो है, संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र इसमें किया गया है। तो 13 व्यापार हो गया, 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 14 का अधिकरण है, ट्रिब्यूनल्स है, इसमें एनजीटी वगैरह सब जो है, कैट वगैरह सब जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हो गया, ये सब बात इसमें की गई। ये फिलहाल आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट, बट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए 15, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन। निर्वाचन से संबंधित समस्त बातें और भाग 5 में किया गया। 15 इलेक्शन, 15 में इलेक्शन EF भाग 15 में, इलेक्शन की चर्चा EF 15 में, 15 में। और 16 हो गया कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन जो है वो क्या हो जाएगा, रिलेटिंग टू सर्टेन कॉमर्शियल सर्टेन क्लासेस, ठीक है। इसके बाद देखिए कि 17 राजभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 17 राजभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपातकालीन इमरजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजभाषा के रूप में हिंदी और इंग्लिश को महत्व दिया गया है, लिपि के तौर पे देवनागरी लिपि को महत्व दिया गया है, ठीक है ना। इसके बाद राजभाषा, कब तक राजभाषा अंग्रेजी रहेगी, फिर क्या क्या हुआ था, ये सारी बातें हम देखेंगे। राजभाषा की बात है बट राष्ट्रभाषा के तौर पे किसी भी लैंग्वेज की बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध, आर्टिकल 352 से 360 हो गया, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात हो गया, ये सब हम लोग देखेंगे। 19 में प्रकरण मिसलेनियस है, ठीक है ना। और भाग 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 वगैरह है ना, वो सब इसमें है। और उसके तहत जो है संविधान का संशोधन कैसे किया जा सकता है, संशोधन की प्रक्रिया क्या है, ये इसमें जो है वो क्या है कि जिक्र मिलता है। तो इंपॉर्टेंट राजभाषा भाग 17 में राजभाषा सतारा हो गया, सतारा, ठीक है। सतारा महाराष्ट्र में है, सतारा महाराष्ट्र में। 17 में राजभाषा का उल्लेख है। आ से 18, आ से आपातकाल का जिक्र 18 में है, ठीक है। और 20 हो गया और समवी हो गया, तो समवी 20 हो गया और 20 हो गया, इसको उल्टा पढ़िए, 20 इधर 20 हो गया, तो संविधान संशोधन का 20 में जिक्र है, ठीक है। 20 हो गया समवी, संविधान संशोधन का उल्लेख 20 में, समवी इधर हो गया 20, उल्टा हो गया इधर हो गया 20 हो गया, तो पढ़ाने में भी समान है। तो 20 में और भाग 20 में संविधान संशोधन की बात 20 में जो है वो की गई है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, इसी में आर्टिकल 370 जो है वो शामिल था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर आर्टिकल 370 है, शामिल कौन से भाग में, 21 में था। और क्या उसमें शीर्षक है, अस्थायी है, संक्रमणकालीन है, विशेष उपबंध है, तो अस्थायी था, ठीक है। लेकिन वो अस्थायी करेक्टर का बन गया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये अस्थायी है और घिसते घिसते एक दिन जो है वो घिस जाएगा, लेकिन 70 सालों तक जो है वो घिसा नहीं, वो खत्म नहीं हुआ, और फिर फाइनली जो है वो क्या हुआ कि 2019 में उसे समाप्त किया गया, ठीक है ना। तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की बात 21 हो गया। और 22 में संक्षिप्त नाम, जैसे हमारे देश का संविधान है, उस संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है। आपको आश्चर्य होगा, जैसे हम कोई पुस्तक लिखते हैं ना, तो कोई पुस्तक लिखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ना किताब का। तो भारत का संविधान लिख गया, तो भारत का संविधान का नाम भारत के संविधान में क्या कहा गया है, तो भारत के संविधान में इसका जो नाम है ना, वो नाम दिया गया है, उसका नाम है भारत का संविधान। भारत के संविधान का नाम संविधान में भारत का संविधान ही है, ठीक है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, तो फिलहाल ये याद रखिएगा।
तो एक बार फिर से हम देख लें जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, याद रखिएगा कि जैसे भाग 1 है उसमें संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन और इट्स टेरिटरी की बात की गई। संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब हो गया कि संघ जिसको हम यूनियन कहते हैं, इस यूनियन के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो ये सब जो है उसमें जिक्र है। भाग 2 में हमने बताया दूना, याद रखिएगा दूना, दूना मतलब नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता। 3 मॉल, त्रिमौलिक, तृणमूल समझते हैं ना, तृणमूल कांग्रेस है ना, तृणमूल कांग्रेस है तो त्रिमूल मतलब तृण, तीसरे में मौलिक अधिकार हो गया, और 4 में नीति निदेशक तत्व हो गया, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व हो गया। भाग 4 के काम में 51 काम में 11 मूल कर्तव्य की बात की गई है। फिर भाग 5 बताया, भाग 5 में संघ क्षेत्र हो जाएगा, भाग 6 में राज्य क्षेत्र हो जाएगा। भाग 7 को हमने आपको बताया भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा रिपील्ड कर दिया गया, उसको निरसित कर दिया गया। फिर भाग 8 में क्या होगा, यूनियन टेरिटरी आ जाएगा, ठीक है, भाग 8 में यूनियन टेरिटरी आ जाएगा। भाग 9 में क्या बताया, 9 पंचायत, भाग 9 में 9 पंचायत यानी पंचायत नहीं आएगा, ठीक है, उसमें पंचायत आएगा 9 में, ठीक है। और ना के का में आ जाएगा नगर पालिका, ना के खा में खस हो गया, खस सहकारी समिति की बात हो गई 9 के खा में। इसके बाद 10 में हमने आपको बताया 5वीं अनुसूची। अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि वो कौन सी अनुसूची है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में जिक्र मिलता है, तो वो हो जाएगा 5वीं अनुसूची। लेकिन अब कौन से भाग में उल्लेख मिलता है, तो वो हो जाएगा भाग 10 हो जाएगा। और भाग 11 में क्या बताया, एक संघ एक राज्य, 1 और 1 11 हो जाएगा। दोनों के बीच संबंध कैसा है, यानी संघ और राज्य के बीच का जो संबंध हो जाएगा वो 11 में। 12 में क्या है, वित्त व्यापार, 12 में जो है वो क्या है कि संपत्ति समुदाय वित्त संस्थाएं, ठीक है, ये 12 में। और 13 में जो है याद रखिएगा, हमने आपको बोला था 13 व्यापार कैसा चल रहा है, तो 13 का मतलब है 13 में, भाग 13 में व्यापार की बात की गई है। और भाग 14 में जो है 14 हो गया, 14 में जो है वो क्या है कि इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक बार फिर से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद राज्य की नीति के निदेशक तत्व तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भाग 5 में संघ हो गया। इसके बाद भाग 6 में ये सब इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल भी प्रीलिम्स में बहुत पूछा है, ये तो नहीं है। संघ और राज्य क्षेत्र हो गया, संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर जो है 9 पंचायत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काम में जो है नगर पालिका खा, 10 अनुसूचित जाति और जनजाति हो गया। इसके बाद संघ और राज्यों के बीच संबंध 11वां हो गया। वित्त संपत्ति संविधाएं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11वां जो है, ठीक है, ये सब याद रख लीजिएगा। इसके बाद राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार हो गया। 14 में संघ लोक सेवा आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया 14 का। 15 में निर्वाचन हो गया, ई और एफ हो गया। ई में इलेक्शन का जिक्र एफ से हो गया 15 में, ठीक है। 15 में कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध 16 हो गया। 17 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का। 18 में आपातकालीन उपबंध हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया। 19 में प्रकीर्ण हो गया, ठीक है, मिसलेनियस हो गया। 20 में संविधान संशोधन, ठीक है। और 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध, टेम्पोररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस है। और 22 में संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। ये है आपका भारतीय संविधान के 22 भाग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो हमने एक लिस्ट में एक जगह पे, ये कुल मिलाकर रटने वाली बात है, ठीक है ना, इसको आप रट लीजिएगा 22 भाग में, और जो जो इंपॉर्टेंट हमने लिखा है वो ज़रूर जो है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी यह जो पेशकश है भारतीय संविधान की जो विभिन्न भाग हैं उसके महत्वपूर्ण जो विषय हैं उसके बारे में आपको जो है यह वीडियो पसंद आएगा और इससे जो है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भविष्य में देखिएगा इसके सवाल जो है वो आते ही आते हैं और वो आपकी किस तरह से फ़ायदा पहुँचाएगा, ठीक है। फिलहाल आज मैं यहीं विराम लेता हूं, फिर मैं कल मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।